स्वागत है। आज हम नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 मतलब बीएसए के कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। खास तौर पर गवाहों पर, उनसे पूछताछ कैसे होती है और कौन सी जानकारी गोपनीय रखी जा सकती है। हमारे पास कुछ नोट्स और अधिनियम के अंश भी हैं। मकसद ये समझना है कि भाई अदालत में गवाही दे कौन सकता है, क्या छुपाया जा सकता है और गवाह सच बोल रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलता है। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल, ये कानून जो है वो साक्ष्य के पुराने सिद्धांतों को तो साथ लेकर चलता ही है, पर हाँ, कुछ नई बारीकियां हैं जिन्हें समझना जरूरी है, खासकर जब हम न्याय प्रक्रिया में सच तक पहुंचने की बात करते हैं। तो सबसे पहले गवाही देने के काबिल कौन है? क्या कोई भी आ सकता है? हाँ, देखिए, ये दिलचस्प बात है कि कानून इस मामले में काफी खुला है। बीएसए की धारा 124 अगर देखें तो वो कहती है कि लगभग हर कोई गवाह बन सकता है। शर्त बस इतनी सी है कि वो सवालों को समझ सके और तर्कसंगत जवाब दे पाए। अच्छा, यानी उम्र या कोई बीमारी ये अपने आप में कोई रुकावट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक कि वो व्यक्ति की समझने या जवाब देने की क्षमता पर असर ना डाले। यहाँ तक कि देखिए, धारा 125 ये भी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बोल या सुन नहीं सकता तो वो इशारों में या लिख कर भी गवाही दे सकता है। अरे वाह! हाँ, और उसे भी मौखिक गवाही ही माना जाएगा। तो ये दिखाता है कि कानून कितना समावेशी है। और शपथ, उसका क्या रोल है? क्या वो हमेशा जरूरी होती है? देखिए, आमतौर पर तो गवाही शपथ पर ही होती है, धारा 126 के हिसाब से, लेकिन कानून यहाँ भी थोड़ी क्या कहते हैं, व्यावहारिकता दिखाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो सवाल तो समझ रहा है पर शायद शपथ की गंभीरता नहीं समझता। हाँ, हो सकता है। तो उसकी गवाही बिना शपथ की भी ली जा सकती है। शपथ ना होने से गवाही खारिज नहीं हो जाती। हाँ, अदालत उसके वजन का अंदाजा लगाते वक्त इस बात का ध्यान रख सकती है। ठीक है, तो मतलब गवाही देने के लिए दरवाजे काफी खुले हैं। हाँ, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि गवाह को सब कुछ उगलना ही पड़ेगा। कुछ बातें गोपनीय भी रखी जा सकती हैं। हाँ, बिल्कुल, यहीं पर विशेषाधिकार या प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट आता है। कुछ खास तरह की जानकारी को बताने से मना करने का अधिकार होता है। एक तो है राज्य विशेषाधिकार, धारा 129 में इसका जिक्र है। अच्छा, ये क्या है? इसमें सरकार कुछ अप्रकाशित सरकारी दस्तावेजों को सामने लाने से रोक सकती है, अगर उसे लगता है कि इससे सार्वजनिक हित या देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है। विभाग का जो प्रमुख होता है वो इसकी इजाजत देता है या रोकता है, लेकिन हाँ, अदालत इस दावे की समीक्षा कर सकती है कि ये सही है या नहीं। और वो वकीलों और उनके क्लाइंट्स के बीच की बातचीत, वो तो हमेशा से ही गोपनीय मानी जाती है ना? बिल्कुल सही, वो आता है व्यावसायिक विशेषाधिकार के तहत। धारा 132 खास तौर पर कानूनी सलाहकार और क्लाइंट के बीच के संवाद की बात करती है। वकील को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो क्लाइंट की मर्जी के बिना उनके बीच हुई कोई कानूनी सलाह या बातचीत का खुलासा करे। हाँ, ये तो जरूरी है भरोसे के लिए। बिल्कुल, हाँ, इसमें एक पेच है। अगर वो बातचीत किसी गैर कानूनी मकसद से हुई हो या वकील को अपने काम के दौरान किसी अपराध या फ्रॉड का पता चले, तब ये छूट लागू नहीं होती। समझ गया। अच्छा, अब मान लीजिए गवाह अदालत में खड़ा है, तो उसे सवाल जवाब कैसे होते हैं? कोई तय तरीका है इसका? हाँ, इसका एक तय क्रम है जो धारा 140 में बताया गया है। सबसे पहले वो पार्टी सवाल पूछती है जिसने गवाह को बुलाया है। इसे कहते हैं मुख्य परीक्षा या एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है। फिर दूसरी पार्टी मतलब विपक्षी पार्टी सवाल करती है। ये होती है जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ, ये क्रॉस एग्जामिनेशन तो काफी सुना है फिल्मों वगैरह में भी। हाँ, और फिर अगर जरूरत हो तो पहली पार्टी कुछ और सफाई देने के लिए या नई बात सामने लाने के लिए फिर से सवाल पूछ सकती है। उसे पुनः परीक्षा या री एग्जामिनेशन कहते हैं। तो ये जिरह का असली मकसद क्या होता है? सिर्फ गवाह को परेशान करना? नहीं, परेशान करना नहीं, जिरह बहुत जरूरी है। इसका असली मकसद है गवाह की बातों की सच्चाई को परखना, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना, ये देखना कि कहीं वो अपनी बात बदल तो नहीं रहा या कोई विरोधाभास तो नहीं है उसके बयान में। धारा 149 यही कहती है। इसमें गवाह के चरित्र तक पर सवाल पूछे जा सकते हैं ताकि अदालत को अंदाजा लगे कि इस पर कितना भरोसा किया जाए। अच्छा, यहीं पर एक दिलचस्प बात दिमाग में आ रही है। क्या जिरा में वो वाले सवाल पूछ सकते हैं जिनसे जवाब का इशारा मिल जाए?
जिन्हें शायद लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बड़ा अंतर है। धारा 146 साफ कहती है कि ज़िरा में आप अग्रणी प्रश्न यानी लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे सवाल जिनमें जवाब छपा हो या जो एक तरह से जवाब सुझा रहे हों। जबकि मुख्य परीक्षा में आमतौर पर ऐसे सवालों की मनाही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़िरा का स्वभाव ही थोड़ा टकराव वाला माना जाता है। उसका मकसद ही है गवाह की गवाही को चुनौती देना, उसे खुरेदना। तो इसमें इसकी छूट है। लेकिन अगर जिरह में कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जिसका जवाब देने पर गवाह खुद ही फंस सकता हो, मतलब उस पर कोई आपराधिक मामला बन जाए, तब क्या? हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक और अहम मुद्दा है और इसके लिए धारा 148 है। कानून ये कहता है कि अगर सवाल मामले से जुड़ा हुआ है, प्रासंगिक है, तो गवाह को उसका जवाब देना ही होगा, चाहे वो जवाब उसे फंसाई क्यों न दे। हाँ, भले ही वो जवाब उसे किसी अपराध में फंसाता हो या उस पर कोई जुर्माना लगवा सकता हो, उसे जवाब देना पड़ेगा। सच में? तो फिर गवाह के पास कोई सुरक्षा, कोई बचाव नहीं? बचाव है, लेकिन वो थोड़ा अलग तरह का है। कानून साथ में ये भी कहता है कि इस तरह मजबूरी में दिया गया जवाब हाँ, बाद में उसी गवाह के खिलाफ किसी फौजदारी कार्रवाई में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ओह अच्छा। सिवाय इसके कि अगर उस पर झूठी गवाही देने का मुकदमा चले तो उसमें ये जवाब इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक तरह से सच जानने की ज़रूरत और व्यक्ति के खुद को फंसाने से बचने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। ये ध्यान रखना होगा कि ये अभियुक्त के चुप रहने के संवैधानिक अधिकार यानी आर्टिकल 23 से अलग है। वो सिर्फ अभियुक्त पर लागू होता है। बिल्कुल सही, ये गवाह के लिए है। ये तो वाकई एक बहुत महीन संतुलन साधने की कोशिश है। अच्छा, कभी ऐसा भी तो होता होगा कि जिस पार्टी ने गवाह को बुलाया, गवाह उसी के खिलाफ बोलने लग जाए, मुकर जाए अपनी बात से? हाँ, बिल्कुल होता है। ऐसी स्थिति में अदालत की इजाजत से उस गवाह को विरोधी गवाह या हॉस्टाइल विटनेस घोषित किया जा सकता है। ये धारा 157 में है। तो फिर क्या होता है? फिर जिस पार्टी ने उसे बुलाया था वो भी उससे जिरह कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे वो विरोधी पक्ष का गवाह हो। मतलब उससे भी लीडिंग सवाल पूछे जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, उससे भी वैसे ही सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। समझ गया। और किसी गवाह की बात पर भरोसा किया जाए या नहीं, उसकी विश्वसनीयता को चुनौती देने के और क्या तरीके हैं कानून में? 158 में कई तरीके बताए गए हैं। जैसे आप ये साबित कर सकते हैं कि गवाह ने पहले कोई ऐसा बयान दिया था जो अब अदालत में दिए बयान से बिल्कुल अलग है। अच्छा, या आप ये दिखा सकते हैं कि उसे कोई रिश्वत दी गई है या कोई लालच दिया गया है। या फिर आप दूसरे गवाहों से ये कहलवा सकते हैं कि उनकी नज़र में ये गवाह भरोसे के लायक ही नहीं है। इन सब का मकसद यही होता है कि अदालत को ये समझने में मदद मिले कि गवाह की गवाही पर कितना वजन देना है, कितना यकीन करना है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि नए कानून में भी गवाही देने के नियम काफी व्यापक रखे गए हैं ताकि सच सामने आ सके, लेकिन साथ ही कुछ खास स्थितियों में गोपनीयता बनाए रखने और गवाह को एक हद तक सुरक्षा देने के भी इंतजाम हैं। बिल्कुल, और ये संतुलन खासकर धारा 148 वाला, जहां गवाह को खुद को फंसाने वाला जवाब देने को मजबूर किया जाता है पर बाद में उसी जवाब के आधार पर मुकदमे से सुरक्षा भी दी जाती है। यह हमेशा से ही बहस और विचार का मुद्दा रहा है। ये दिखाता है कि हमारी न्याय प्रणाली सच को कितना ऊपर रखती है। सही कहा। और यहीं पर शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं कि सच की खोज इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण कहाँ तक है कि किसी को ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए जो उन्हें सीधे सीधे कानूनी पचड़े में डाल सकते हैं, भले ही बाद में कुछ बचाव मिल जाए। इस संतुलन के असल मायने क्या हैं और इसके दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं? सोचने वाली बात है।